तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीए फाइनल ऑडिट का टॉपिक रिलेटेड सर्विसेज के बारे में। तो सबसे पहले एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि रिलेटेड सर्विसेज है क्या? व्हाट आर दीज रिलेटेड सर्विसेज? तो जैसे कि हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट एक एंगेजमेंट है। तो ऑडिट जो है वो एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है, पर रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो अदर देन अश्योरेंस एंगेजमेंट है। मतलब कि ये कि जो भी एंगेजमेंट आपकी अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, वो रिलेटेड सर्विसेज है। मतलब जो the engagement which do not satisfy the criteria or meet the definition of assurance engagement are related services. तो इनको गवर्न करते हैं SREs, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। अब इनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे कि हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ITR, या फिर कोई कंसल्टेंसी सर्विस लेते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल जो हैं ये रिलेटेड सर्विस के एग्जांपल हैं, क्योंकि इसी में किसी भी तरह की एश्योरेंस नहीं दी जा रही है। तो ऑडिट और रिलेटेड सर्विस, इन दोनों चीज़ों में जो फ़र्क है वो इसी चीज़ का फ़र्क है कि जो ऑडिट है वो एक अश्योरेंस इंगेजमेंट है, जबकि रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो एक अदर देन अश्योरेंस इंगेजमेंट है। तो इन द एंड ऑडिट में हम एक कंक्लूजन या ओपिनियन ड्राइव करते हैं रिपोर्ट से, पर रिलेटेड सर्विसेज के अंदर हम सिर्फ एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो बेस्ड होती है फैक्चुअल फाइंडिंग्स के ऊपर। मतलब ये कि इसमें हम इन द एंड कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं किसी के लिए। इसलिए जो रिलेटेड सर्विसेज है वो अदर देन अश्योरेंस इंगेजमेंट है। ऑडिट जो होता है वो एक ऑडिटर के अंडर आता है, जबकि रिलेटेड सर्विसेज जो है वो प्रैक्टिशनर्स के अंडर आता है। अब जो रिलेटेड सर्विसेज हैं इसमें किस टाइप की इंगेजमेंट आती हैं? तो हमारे सिलेबस में सीए फाइनल की दो टाइप की इंगेजमेंट्स हैं। नंबर वन, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, जो कि गवर्न है SC 4400 के बाय। और दूसरा है हमारे में कंप्लायंस प्रोसीजर। कंप्लायंस प्रोसीजर, यस, कंप्लायंस प्रोसीजर्स, जो कि गवर्न है SC 4410 के द्वारा। ये दोनों हमारे सिलेबस में है। हम एक एक करके इन दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स governed by SRS 4400. Sorry, I have said SS, but these are SRS, standards on review service and standard on related services. तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में जो क्लाइंट है वो चार्टेड अकाउंटेंट से डिमांड करता है थ्रू एन अपॉइंटमेंट लेटर। जैसे कि ऑडिट में भी क्लाइंट पहले सीए को अपॉइंटमेंट लेटर भेजता है, फिर चार्टेड अकाउंटेंट उनको एंगेजमेंट लेटर भेजता है। तो उसी तरह यहाँ भी क्लाइंट सबसे पहले चार्टेड अकाउंटेंट को अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगा इस एंगेजमेंट के लिए, जिसमें वो डिमांड करेगा कि आप मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके दो ऑन द फैक्चुअल फाइंडिंग्स, जिसकी हमने पहले बात करी थी। यहाँ अश्योरेंस नहीं मांग रहा है वो, यहाँ वो मांग रहा है एक रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स, जिसके अंदर आप लगाओ ये स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स। अब स्पेसिफाइड प्रोसीजर कौन से होते हैं? हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, परफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इन प्रोसीजर्स को यूज करके, किसके ऊपर यूज करके, एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर, स्पेसिफाइड एलिमेंट, जो हो सकता है सेल, परचेज, रेवेन्यू, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा, या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट पूरा का पूरा, कुछ भी हो सकता है। तो क्लाइंट सीए से कहता है कि आप एक रिपोर्ट तैयार करके दो फैक्चुअल फाइंडिंग की, ये प्रोसीजर्स को यूज करके इन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर। तो अब इस चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्लाइंट ये जो मांग रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? SRS 4400 एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका कि कैरी आउट प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट नेचर, की जो चार्टेड अकाउंटेंट है, जो ऑडिटर है, वो कैरी आउट करे प्रोसीजर ऑफ ऑडिट नेचर। बट दिस इज नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, दिस इज नॉट एन ऑडिट, दिस आर एंगेजमेंट अदर देन अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन ड्राइव नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजर सेम लगेंगे, AEIOU, रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बट दिस इज नॉट एन ऑडिट। यहाँ पे हमें रिपोर्ट तैयार करनी है फैक्चुअल फाइंडिंग के बेसिस पे।
तो नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, कि ये जो है हमारी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, ये कोई अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। मतलब इसमें ऑडिटर कंक्लूजन ड्राइव नहीं करेगा, तो कंक्लूजन ड्राइव करेंगे एंड यूजर्स, यानी कि जिनके लिए रिपोर्ट तैयार हो रही है, थर्ड पार्टी या फिर मैनेजमेंट। एंड यूजर जो है वो ऑडिटर की फैक्चुअल फाइंडिंग की रिपोर्ट के बेसिस पे एक कंक्लूजन ड्राइव करेंगे, एक ओपिनियन ड्राइव करेंगे। ऑडिटर कंक्लूजन ड्राइव नहीं कर रहा है, यूजर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के या फिर यूजर जो है रिपोर्ट और फैक्चुअल फाइंडिंग के, वो कंक्लूजन ड्राइव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट बाय द ऑडिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये ऑडिटर ही हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट अदर देन ऑडिटर हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफाइड यूजर्स। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रिपोर्ट है एक स्पेसिफाइड नेचर की होती है, तो अगर कोई अदर देन इसको यूजर, जिसके लिए स्पेसिफाइड यूजर से अदर कोई और बंदा है, वो मिसअंडरस्टैंड कर सकता है इन रिपोर्ट को, तो इसलिए ये रिपोर्ट जो है एक स्पेसिफाइड यूजर के लिए ही बनाई जाती है। इसलिए इस रिपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन के टाइम, प्रिपरेशन के टाइम और ऑब्जेक्टिव में प्लानिंग के टाइम हर टाइम ध्यान रखना होता है कि इसका इंटेंडेड यूजर कौन है, कौन इस रिपोर्ट को यूज करने वाला है। तो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव समझने के बाद कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि ये जो एंगेजमेंट सर्विस है, ये जो एंगेजमेंट है, इसकी टर्म्स क्या होंगी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के और क्लाइंट के बीच में। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को, प्रैक्टिशनर को, ऑडिटर को इंश्योर करना है कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। हमने पहले कहा था मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, अब हम बात कर रहे हैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। एक ही बात है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो किस चीज़ की, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की, कि जो प्रोसीजर्स क्लाइंट हमसे मांग रहा है वो क्या मांग रहा है, ये उसको पता होना चाहिए। कि चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड एंश्योर देयर शुड बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। किस किस को होनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को खुद को, क्लाइंट को और एनी अदर थर्ड पार्टी और एन इंटेंडेड यूजर जिसके लिए वो रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब बात आती है कि ये जो रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं ये एंगेजमेंट लेटर के थ्रू तैयार होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्लाइंट अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगा जिसके रिस्पेक्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक एंगेजमेंट लेटर सेंड करेगा। तो ये एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, इस एंगेजमेंट लेटर के अंदर उसी की तरह जैसे हम ऑडिट में एंगेजमेंट लेटर भेजते हैं वैसे ही यहाँ एंगेजमेंट लेटर होता है। इसमें पहली चीज़ है नेचर, कि हम क्या करने वाले हैं। दूसरा है हमारा पर्पस, कि हम क्यों करने वाले हैं। तीसरा है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि हम जो ये सारे प्रोसीजर लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे। और फिर फोर्थ आता है हमारा नेचर, एक्सटेंड, टाइम, यानी कि NET ऑफ प्रोसीजर्स, कि हम कितना कितना प्रोसीजर हर एक के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा, और प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं हमारे, ये वही AEIOU, परफॉर्म एक्सटेंड इन्फॉर्मेशन। और लास्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट, की जो रिपोर्ट है ये इंटेंडेड यूजर इसका कौन है, उनको हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यूजर्स के बीच में ना हो इस रिपोर्ट को लेके। कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन किया है तो लेमैन लैंग्वेज में वो यही समझता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट। तो ये एक अश्योरेंस इंगेजमेंट है, पर हमें उसे बताना है कि ये अश्योरेंस रिपोर्ट नहीं है, इसलिए ये रिपोर्ट जो है एक स्पेसिफाइड नेचर ऑफ यूजर्स के लिए ही तैयार की जाती है। नेक्स्ट है हमारा what are the general principles which a chartered accountant should follow। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी कोई ड्यूटी है कि उसे क्या किन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए इस पूरी एंगेजमेंट को कंडक्ट करना है। तो सिंपली चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स। अब कोड ऑफ एथिक्स में क्या आता है, प्रोफेशनल एथिक्स में हमने पढ़ा था इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना क्योंकि मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूँ, तुम्हारी ड्यू केयर करूँगा एंड हमारी सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। यानी कि इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू ड्यू केयर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इसके साथ साथ में प्रोफेशनल कंडक्ट और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ये दो चीज इसमें एडिशनल ऐड हुई हैं। एक बात आती है अब सेकंड पॉइंट है इंडिपेंडेंस, की इसमें जरूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो कोई अश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं है, वो कोई कंक्लूजन डिराइव नहीं कर रहा है, वो सिर्फ फैक्चुअल फाइंडिंग के बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, तो इसलिए उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। पर अगर रिपोर्ट में मेंशन है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी एन इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब वो इंडिपेंडेंट नेचर का होना चाहिए, तो और वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसे विड्रॉ कर लेना चाहिए इस एंगेजमेंट से। मतलब ये कि कंपल्सरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए वो। पर अगर मैनेजमेंट ने ये कंपल्सरी करा है, मैनेजमेंट चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट हो, मैनेजमेंट ने टर्म्स में लिखा है ये और वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए।
और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से इस रिपोर्ट को, इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब ऑडिटर भी ये काम कर सकता है क्योंकि ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट इन दैट केस। अब हम बात करेंगे कि रिपोर्टिंग की, सारा काम करने के बाद इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो इसकी रिपोर्टिंग में सबसे पहले आता है टाइटल, सेकंड नंबर पे आता है एड्रेसी, थर्ड नंबर पे आता है स्पेसिफाइड एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि रेवेन्यू, क्रेडिटर, डेटर, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, वो किस चीज के ऊपर हमें प्रोसीजर अप्लाई करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वही है ये। फोर्थ आता है हमारा प्रोसीजर्स की, जो हम प्रोसीजर जो उन्होंने हमसे मांगे हैं अपॉइंटमेंट लेटर में, प्रोसीजर्स विच आर डिमांडेड बाय क्लाइंट, यानी कि प्रोसीजर विच आर एग्रीड अपॉन। इसी के साथ आता है प्रोसीजर विच आर परफॉर्म्ड, कि जो उसने मांगे और जो हमने करे। इसी के साथ एक पॉइंट आता है एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाइड बाय द प्रैक्टिशनर, अप्लाइड बाय द ऑडिटर। और कुछ भी याद ना आए तो लास्ट में हम लिख सकते हैं पर्पस, की जो इस पूरे का हमारा पर्पस क्या था, पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट, या फिर अश्योरेंस नहीं है ये तो क्या है, ये है रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग। इसी के साथ हमारे दो पॉइंट बन जाते हैं कि एश्योरेंस नहीं है, दिस इज नॉट एश्योरेंस एंगेजमेंट, दिस इज एन रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग। और एक पॉइंट बनता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड यूजर्स, कि ये जो है सभी यूजर्स के लिए नहीं है, इट शुड बी स्पेसिफाइड टू सम यूजर्स, यानी कि लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। और इसका हम बता सकते हैं रिपोर्ट के अंदर कि जो हमने सारे प्रोसीजर करे हैं ये SRS 4400 से गवर्न करते हैं। और लास्ट में जो रिपोर्ट में साइन होते हैं वो डेट, प्लेस एंड द सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर और प्रैक्टिशनर, जो इसको रिपोर्ट को तैयार कर रहा है कहाँ से तैयार हो रही है, तो वो प्लेस में आ जाएगा। तो दिस इज अबाउट रिपोर्टिंग ऑफ SRS 4400 एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, कि जो जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स हैं उसकी रिपोर्ट कैसे तैयार होगी। अब हमने बात करी थी कि दो टाइप की एंगेजमेंट है हमारे सिलेबस में, एक थी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और एक थी कंप्लायंस प्रोसीजर्स। तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर हमने पढ़ा SRS 4400, अब हम पढ़ेंगे कंप्लायंस प्रोसीजर जो है SRS 4410। इसमें क्या है कि कंप्लाई करना है हमें डाटा से जो मैनेजमेंट हमें देगी, यानी कि तो क्वेश्चन ये है कि ये है क्या कंप्लायंस एंगेजमेंट, व्हाट आर द कंप्लायंस एंगेजमेंट। इसमें क्या होता है, जो सीए है ऑडिटर नहीं हो सकता, वो होगा प्रैक्टिशनर। प्रीवियस केस में ऑडिटर हो सकता था, इसमें ऑडिटर नहीं हो सकता, इसमें होगा वो प्रैक्टिशनर अदर देन कंपनीज ऑडिटर। वो अप्लाई करेगा, क्या अप्लाई करेगा, अपनी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। जो चार्टेड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिशनर है, वो अपनी एक्सपर्टीज अप्लाई करेगा अकाउंटिंग की एंड फाइनेंस की, किसको हेल्प करने के लिए, टू असिस्ट मैनेजमेंट in presentation and performance presentation and preparation and presentation of financial information as per applicable financial reporting framework। मतलब चार्टेड अकाउंटेंट अप्लाई करेगा अपनी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए, ताकि वो प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन कर सके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और वो इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करेगा। और यही जो है, यही इस SRS का, इस स्टैंडर्ड का यही ऑब्जेक्टिव है कि चार्टेड अकाउंटेंट अप्लाई करेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए, ताकि वो तैयार कर सके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब इसकी जरूरत क्या है, व्हाई डू मैनेजमेंट नीड असिस्टेंस ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। तो पहला तो है रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि भाई लॉ में लिखा हुआ है कि आपको अपनी बुक्स मेंटेन करनी है, तो कंपाइल करनी है, तो उसके लिए आपको हेल्प चाहिए। दूसरा है इंटरनल यूज, कई बार मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं कि आपका प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, सेल्स बढ़ रही है घट रही है, उसके लिए। थर्ड है एक्सटर्नल यूज, जिसे हम जानते हैं फंडिंग, चार्टेड अकाउंटेंट की रिपोर्ट चाहिए होती है फंडिंग से पहले। और फोर्थ है हमारा मर्जर या एक्विजिशन, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, ट्रांजिशंस। तो ये था कि हमें कंप्लायंस एंगेजमेंट की जरूरत क्यों है। अब बात करते हैं इसका स्कोप क्या है। तो इसका स्कोप जो है बहुत वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, कई बार ये छोटी चीज भी हो सकती है, कई बार ये बड़ी चीज भी हो सकती है, तो विल वेरी ऑन द सर्कमस्टांसेस। सेकंड, अ चार्टेड अकाउंटेंट और practitioner should apply his accounting and financial expertise to assist the management in presentation and preparation of financial information as per applicable financial reporting framework। हाँ, वही लाइन है जो ऑब्जेक्टिव में थी, वही इसमें स्कोप में आ जाएगी। मतलब कि चार्टेड अकाउंटेंट अपनी एक्सपर्टीज यूज करेगा मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए, ताकि वो बुक्स तैयार कर सकें एज पर एप्लीकेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट खुद भी ड्राफ्ट तैयार करके दे देती है, तो
वो भी एक हमारा अलग पॉइंट बन जाएगा। समटाइम्स मैनेजमेंट गिव अ ड्राफ्ट टू द प्रैक्टिशनर, जिसको वो कंपाइल करके एक कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार करता है। तो फोर्थ है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इस स्कोप के अंडर कवर होती है। तो मैनेजमेंट जो डाटा देगी वो उसके लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी कि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट, इन दोनों की जिम्मेदारी मैनेजमेंट के ऊपर आती है कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रखी हैं, जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट ले रखे हैं, यानी कि प्रोविजन ऑफ टैक्स या फिर एनी अदर कंटिजेंट लायबिलिटी, मैनेजमेंट ने उसकी प्रॉपर एस्टिमेट एंड प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी है या नहीं फॉलो करी है। इसी के साथ में हम बात करेंगे एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, कि जब ये मैनेजमेंट कि जब ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट होगी, प्रैक्टिशनर इसको एक्सेप्ट करेगा, उस टाइम में उसे किस किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, जैसे हमने प्रीवियस केस में पढ़ा था SRS 4400 एग्रीगेट अपॉन प्रोसीजर में, कि इंटेंडेड यूजर कौन है। इंटेंडेड यूजर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है एक स्पेसिफाइड नेचर की रिपोर्ट है, स्पेसिफाइड टाइप के लोगों के लिए। अगर ये वैसे बाहर आ जाएगी तो पीपल में मिसअंडरस्टूड दिस विद एन ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि लोग समझते हैं चार्ट अकाउंटेंट दी है तो ऑडिट रिपोर्ट ही होगी। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि क्या कोई स्पेशल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो नहीं लग रहा मैनेजमेंट के ऊपर। थर्ड है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कंप्लायंस इन मैनेजमेंट, जो हमने पढ़ा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिशनर शुड अप्लाई accounting and financial expertise to assist management in preparation of financial statement as per financial reporting framework. फोर्थ है responsibility of management, ये important है। financial information are prepared as per financial reporting framework, जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की। डिटेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड, जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की। जो भी जजमेंट, जो भी डिसीजन लिए हैं, यानी कि एप्लीकेशन और अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट, सारे जजमेंट होते हैं। तो जो जजमेंट लिए गए हैं प्रिपेयर करने में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने ऑडिटर को दी है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, मैनेजमेंट। तो ये चारों मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। financial information as per applicable financial framework, redaction, implementation, maintenance of internal control, accuracy and completeness of record, judgments made by management. अब हम बात करेंगे परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, कि एंगेजमेंट परफॉर्म कैसे करी जाएगी। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। किस चीज की, ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, बिजनेस की, ऑपरेशंस की, और उस पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे कि हमने एंगेजमेंट में एक्सेप्टेंस के टाइम भी कर लिया था, आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वही काम यहाँ हो रहा है। ऑडिटर उनकी अंडरस्टैंडिंग लेगा तीनों चीजों की। सेकंड, कंपाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, ऑडिटर जो है वो खुद से कुछ बना नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ वो कंपाइल कर रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो मैनेजमेंट ने उसे दे दी है। ऑडिटर इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जो मैनेजमेंट उसे देगी उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में तैयार करेगा, कंपाइल करेगा और उसको प्रेजेंट कर देगा एक रिपोर्ट में। थर्ड, डिस्कस विद मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट जजमेंट, पहले बात करिए हमने कि जो भी जजमेंट ली गई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट। तो अगर उसे लगता है प्रैक्टिशनर को कि कुछ गड़बड़ है, तो ही शुड डिस्कस दैट विद मैनेजमेंट एंड TCWG दो चार्ज विद गवर्नेंस। फोर्थ, ही शुड रीड द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसने तैयार करी है उसे पहले उसको खुद को समराइज करके रीड करके तैयार करना है, फिर ही उसको सबमिट करना है। नाउ फिफ्थ, इफ एनी इनएक्यूरेसी इज फाउंड, तो ऑडिटर की जो है वो इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर कोई भी इनएक्यूरेसी होती है तो ऑडिटर को उनसे कहना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए मैनेजमेंट को कि प्लीज आप ये इनएक्यूरेसी है इसे ठीक कर लीजिए। अब दो केस होंगे, मैनेजमेंट ठीक कर लेगी, ओके ऑल गुड, ठीक नहीं करती है तो फेलियर टू करेक्ट बाय मैनेजमेंट शुड विड्रॉ, ऑडिटर शुड विड्रॉ हिज एंगेजमेंट, ऑडिटर को विड्रॉ कर लेना चाहिए और साथ साथ कम्युनिकेट कर देना चाहिए हायर बॉडी को, दो चार्ज गवर्नेंस को, कि हम ये कारण से मैनेजमेंट नहीं मान रही है तो हम विड्रॉ कर रहे हैं। फोर्थ, अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की कंप्लायंस नहीं हो रही है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन जो मिसलीडिंग है, इन तीनों में से ऑडिटर को कोई भी केस मिलता है तो उसे इमीडिएट विड्रॉ कर लेना चाहिए एंगेजमेंट से। अगर विड्रॉ पॉसिबल ना हो तो ऑडिटर को अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेलियर टू विड्रॉ के केस में चेक करनी चाहिए और उनके साथ कंपाइल करना चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट इज एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट,
कि अगर कुछ भी ना हो पाए तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को लास्ट में एक एक्नॉलेजमेंट ले लेना है मैनेजमेंट से कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तैयार हुई है, लास्ट रिपोर्ट फाइनल वर्जन का तैयार हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट लेती है। चार्टेड अकाउंटेंट की, प्रैक्टिशनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको रिलेटेड। तो एक्नॉलेजमेंट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनेजमेंट दैट ही और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल वर्जन ऑफ द रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे कि जो ये रिपोर्ट तैयार होगी इसका कंटेंट क्या होगा, किस तरीके से ये रिपोर्ट ड्राफ्ट की जाएगी, फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। तो सबसे पहले इसमें होता है टाइटल, सेकंड नंबर पे आता है इसमें एड्रेसी, और लास्ट के 3 पॉइंट है डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर कहाँ हो रहे हैं उसके लिए वो प्लेस में आएगा, डेट आएगी। इसी के साथ साथ में जो प्रैक्टिशनर है वो एक स्टेटमेंट मेंशन करेगा दैट प्रैक्टिशनर हैज कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैनेजमेंट, ताकि ये साफ साफ समझ में आए कि उसने खुद से कुछ ड्राइव नहीं किया है, उसने सिर्फ जो मैनेजमेंट ने उसे इंफॉर्मेशन दी थी उसे कंपाइल करके एक रिपोर्ट के फॉर्म में तैयार किया है। साथ ही साथ वो मेंशन करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, जैसे हमने पहले बात करी थी कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिम्मेदार कौन है, मैनेजमेंट। डिटेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैनेजमेंट। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड, रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैनेजमेंट। जजमेंट किसने ली है, मैनेजमेंट ने। तो इसके साथ वो मेंशन करेगा कि उसने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई किया है। साथ ही साथ उसने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो एलिमेंट है जिसके ऊपर प्रोसीजर लगने हैं उसको आइडेंटिफाई किया है। साथ साथ में प्रैक्टिशनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी की, प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे पहले बात करी थी, मेरी इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूँ, तुम्हारी ड्यू केयर करूंगा, सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉलोड एंड प्रोफेशनल कंप्लायंस। इसी के साथ साथ में ये वो मेंशन करेगा कि कंप्लायंस एंगेजमेंट है क्या, कि ये रिपोर्ट किसके अंडर तैयार हो रही है। ऐसे 4400 कंप्लायंस एंगेजमेंट क्या है कि चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिशनर अप्लाई करेगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन presentation and preparation of financial information as per applicable financial reporting framework। वो मेंशन कर देगा कि कंप्लायंस प्रोसीजर से यूजर को क्या समझना चाहिए कि रिपोर्ट क्या है। नेक्स्ट है वो एक एक्सप्लेनेशन मेंशन करेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो एक एक्सप्लेनेशन मेंशन करेगा कि ये जो है इंगेजमेंट अश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं है, ऑडिटर कोई भी कंक्लूजन या ओपिनियन ड्राइव नहीं कर रहा है, ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई एक्यूरेसी of the information given by management, it is solely the responsibility of management of any discrepancies found in the information, and no conclusion and opinion is derived from the compliance engagement this report of factual finding। इससे कोई भी conclusion, कोई भी opinion ऑडिटर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो किसकी जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। यूजर्स खुद कोई कंक्लूजन ड्राइव करें रिपोर्ट के बेसिस पे वो ठीक है, ऑडिटर पर कोई अपनी जिम्मेदारी कंक्लूजन ड्राइव ऑडिटर नहीं कर रहा है। अगर ऑडिटर को आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के टाइम कोई स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क मिला है तो ऑडिटर को उसका पर्पस और यूजर का अटेंशन उस पर्पस की ओर ड्राइव करना चाहिए कि ये कोई गलत काम या कोई डिस्क्रिपेंसी हो सकती है इसमें, तो ऑडिटर को स्पेशल मेंशन करना चाहिए स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के बारे में कि वो क्यों फॉलो हुआ है और उसका क्या कारण है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की, रिपोर्ट देने के बाद ऑडिटर को अपने पास क्या डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। तो ऑडिटर को कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर जो कि अराइज हुआ है और वो कैसे सोल्व हुआ है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट जजमेंट भी आ सकती है कि कोई मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसी लगाई है, अकाउंटिंग पॉलिसी या कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट है जो ऑडिटर को सिग्निफिकेंट लगा है जिसके कारण मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है और वो कैसे रिजोल्व हुआ है। सेकंड, रिकॉर्ड ऑफ हाउ कंपाइल्ड एंड रिकनसाइल्ड, ऑडिटर ने कौन से ऑडिटर लगाए हैं और मैनेजमेंट की रिपोर्ट से और ऑडिटर की कंपाइल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे रिकनसाइल हुई है, कोई डिस्क्रिपेंसी है या नहीं है। इसी के साथ ऑडिटर को एक कॉपी ऑफ फाइनल वर्जन जो फाइनल रिपोर्ट बनके तैयार हुई है, ऑडिटर को एक उसकी कॉपी अपने पास रखनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि फाइनल असेंबली फाइल कब बननी चाहिए, जिससे ऑडिट में टाइम होता है 30 डेज का, इसमें ऐसा कोई टाइम नहीं है, बस एक रीजनेबल टाइम है जो कि फर्म डिसाइड करती है वो फॉलो होना चाहिए इसके टाइम पे। तो दिस इज ऑल अबाउट SRS 4400 एंड SRS 4410
compliance engagement and agreed upon procedures. Thank you. This is Sachin signing off.